Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Pushpa Bharti. Today we will do class 11th part 3rd Bio chapter 8. Name of the chapter is Cell, the unit of life. हम लोगों ने लास्ट वीडियो में यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ लिया था और इससे पहले प्रोकैरियोटिक पढ़ा था। यूकैरियोटिक सेल्स में हमने डिस्कस किया था कि उसकी सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी पढ़ा था, जो कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जिसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर पढ़ा था। आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि है सेल वॉल। यूकैरियोटिक जो सेल होती हैं उनके सेल वॉल कैसी होती है। ठीक है, तो सेल वॉल जो होती है वो आप सबको पता है कि वो सिर्फ प्लांट में पाई जाती है, एनिमल में एब्सेंट होती है। तो सेल वॉल क्या होती है, कैसी होती है? नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर इन फंगी प्लांट। ये फंगी और प्लांट में प्रेजेंट होती है। और नॉन लिविंग रिजिड, ये नॉन लिविंग होती है और काफ़ी रिजिड स्ट्रक्चर होता है। एल्गी हैव सेल वॉल ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस एंड मिनरल्स। जो एल्गी होती हैं उनकी सेल वॉल इन सब चीज़ों से बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है, गैलेक्टेंस, मैनेंस एंड मिनरल्स। और कौन कौन से मिनरल्स की बनी होती है? कैल्शियम और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, इसलिए काफ़ी हार्ड होती है। आप लोगों को जो शेल होती है, शेल जिसे हम कहते हैं स्नेल, उसकी भी कवरिंग जो होती है ना, जो मॉलस्क जो होते हैं क्लास, उनमें जितने भी एनिमल्स होते हैं शेल वाले, वो उनके शेल कैल्शियम कार्बोनेट की ही बनी होती है, इसीलिए वो इतने ज़्यादा हार्ड होते हैं। इन प्लांट इट इज़ ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन एंड प्रोटीन। प्लांट के अंदर ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टीन और प्रोटीन की बनी होती है। यंग प्लांट में जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो ग्रोथ करती रहती है, यानी स्टार्टिंग में जब प्लांट यंग होता है, छोटा होता है, तो उनकी सेल वॉल काफ़ी अच्छी ग्रोथ करती है और धीरे धीरे बाद में क्या हो जाती है, वो डिमिनिश हो जाती है, यानी उनकी ग्रोथ जो होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और वो सेकेंडरी वॉल में डेवलप हो जाती है और काफ़ी हार्ड हो जाती है और फिर वो नॉन लिविंग में कन्वर्ट हो जाती है क्योंकि वो आगे ग्रोथ नहीं करती है। ठीक है, तो अब उसका नेक्स्ट ऑर्गेनेले हम पढ़ रहे हैं यूकैरियोटिक सेल में कैसे क्या है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या है कि मेम्ब्रेन के अंदर जो इंटरनल मेम्ब्रेन है उसमें कौन कौन सी सिस्टम प्रेजेंट हैं सेल के अंदर, जो उनके मेम्ब्रेनल ऑर्गेनेले हैं। ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी एपरेटस होता है, लाइजोसोम्स होता है, वैक्यूल्स होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आप नाइन्थ जो वीडियो है 9th क्लास की, उसमें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, आप लोग उसे देख लेना। ठीक है, तो इसलिए मैं इसे रिपीट नहीं कर रही। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेले होता है। ठीक है, ये सेल में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये होता कैसा है? सॉसेज शेप्ड और सिलिंड्रिकल विद डायमीटर 0.2 to 1.0 μm हो सकता है इसका डायमीटर, और इसकी लेंथ होती है 1.0 से लेकर 4.1 μm तक लंबा हो सकता है। ठीक है, ये कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, बाउंड स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर होता है विद 2 एक्वस कंपार्टमेंट। उनमें 2 एक्वस कंपार्टमेंट बने होते हैं, यानी उसमें फ्लूइड फिल्ड होता है। इनर कंपार्टमेंट फिल्ड विद होमोजीनियस सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। जो इंटरनल सब्सटेंस होता है वो एक होमोजीनियस सब्सटेंस से भरा हुआ होता है जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। और आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म अ बाउंड्री, और बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है वो एक बाउंड्री फॉर्म करती है। ठीक है, उसको एक शेप प्रोवाइड करती है। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टे। आउटर जो मेम्ब्रेन होती है वो उसको बाउंड्री प्रोवाइड करती है। ठीक है, और जो इनर मेम्ब्रेन फॉर्म अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टे। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा फोल्ड्स होती है, जिसे हम एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसे क्रिस्टे कहते हैं। दैट इज़ इंक्रीज सरफेस एरिया, और वो किस लिए होता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, उसमें फंक्शन जो होते हैं उसको प्रॉपर तरीके से करने के लिए जो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है।
हैव ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उससे खुद के स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। और यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो किस चीज़ का साइट होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही कंप्लीट होती है। प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, और ये क्या करता है, एनर्जी को एटीपी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। एनर्जी जो होती है वो उसको एटीपी के फॉर्म में स्टोर करके रखता है, और फिर बाद में यही मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आगे फंक्शन के लिए यूज़ अप कर लिए जाते हैं। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, सो दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इसीलिए हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि यही इसका काम होता है कि किस तरीके से हमें जो एनर्जी होती है उसको स्टोर करके रखता है, और जब भी हम कोई फंक्शन करते हैं तो हम उस एटीपी मॉलिक्यूल जो होता है सेल उसे यूटिलाइज़ करता है। ठीक है, और मतलब क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ से सेल अपनी पावर लेता रहता है, काम करने के लिए एनर्जी लेता रहता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि विच ऑर्गेनेले कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, मैट्रिक्स हैव सिंगल सर्कुलर डीएनए। जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, जो इनर फोल्डिंग जो है उनके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। वो सिंगल, उसमें सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, ए फ्यू आरएनए भी होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, डिवीज़न बाय फ्यूज़न। और जो इसमें डिवीज़न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में वो फिज़न के थ्रू होती है। ठीक है, फिज़न का मतलब टूटना, 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से फिज़न के फॉर्म में डिवीज़न होती है। और इसमें खुद का राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, आरएनए होता है और खुद का डीएनए भी होता है। ठीक है, उसके बाद ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये जो ब्लैक बाउंड्री से आपको दिखाया गया है ये बाहर का आउटर मेम्ब्रेन है, और अंदर की ये वाली है, ये सेकंड जो यहाँ से निकल रही है इसके बीच से, ये इनर मेम्ब्रेन है। और ये इनर मेम्ब्रेन क्या हो रखी है, अंदर ही अंदर इनफोल्ड हो रखी है काफ़ी ज़्यादा। और ये जो ग्रीन कलर्स में आपको दिख रहा है ये मैट्रिक्स है, जो इसमें लिक्विड भरा हुआ है, एक सबस्टांस है होमोजीनियस जो कि इस तरीके से इसके अंदर इन फोल्डिंग्स में भरा हुआ है, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। और जो इसकी फोल्डिंग्स है जो इस तरीके से ट्यूब लाइक, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म कर रही है, इसे हम क्रिस्टा बोलते हैं। सिंगल क्रिस्टा होती है, और प्लूरल में क्या होती है, ये क्रिस्टे कहते हैं इनको। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। 2 मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाता है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का। एलएस स्ट्रक्चर है। एलएस का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को मान लो ये ऑब्जेक्ट है हमारा, हमने इसको ऐसे इधर से फॉर्म में बीच से हाफ ऑफ कट किया है तो हम उसे एलएस कहते हैं, यानी कि लंबा लंबा हमने उसे सेक्शन किया है, कट किया है, तो हम उसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बोलते हैं। और अगर हमने उसे बीच में से कट किया है इस तरीके से तो हम उसे टीएस बोलते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन कहते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से अगर हम इसकी साइड वाइज से कट करते हैं कहीं से भी, मतलब उसको इस तरीके से लंबा लंबा कट करेंगे तो वर्टिकल सेक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी सेक्शन की, एलएस, वीएस और टीएस। इस तरीके से लिखा हुआ होता है, आप लोग देखना ये डायग्राम के साथ लिखा हुआ होता है इस तरीके से, जो भी डायग्राम सेक्शन में होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर बाय जॉर्ज पैलेट 1953। ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सबसे पहले 1953 में जॉर्ज पैलेट के थ्रू डिस्कवर किए गए थे। कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन एंड नॉन मेम्ब्रेनस। ये इनमें आरएनए प्रेजेंट होता है और प्रोटीन होता है, और ये नॉन मेम्ब्रेनस होती है। ठीक है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं ये। और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं, राइबोसोम्स दोनों सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में भी। हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल्स के टाइम पे कि इसमें 70S यूनिट जो होती है राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और यूकैरियोटिक में 80S के होते हैं।
तो ये अलग अलग सब यूनिट के मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको इस तरीके से लिखा जाता है। अगर यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें 80S राइबोसोम्स होते हैं जो कि 60S और 40S दोनों को मिलाकर बनते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें 70S राइबोसोम होता है जो कि 50S और 30S यूनिट को सब यूनिट को जोड़कर बनता है। तो ये जो नंबर आप देख रहे हैं 60 + 40 50 + 30, ये क्या है, इनके साइज़ को डिपेंड कर रहा है, इसके साइज़ को शो कर रहा है, राइबोसोम्स के साइज़ को, जो इसकी सब यूनिट है उसके साइज़ से फॉर्म हो रहा है। ये एस जो है वो एस जिस साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था उसका नाम था स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग्स यूनिट भी कहते हैं इसको, और वो साइंटिस्ट था स्वेडबर्ग्स, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्वेडबर्ग्स यूनिट इसकी फुल फॉर्म है। और इसका मतलब होता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट मतलब कितना सेडिमेंट हो रहा है, कितना वो नीचे जा रहा है, तो वो कोफिशिएंट जो है वो अमाउंट जो होता है वो क्या दिखा रहा है, एस को शो करता है। मीज़र ऑफ डेंसिटी एंड साइज़, ठीक है, ये उसकी डेंसिटी और उसके साइज़ को शो करता है, जो ये एस है, कितना डेंसिटी है उसकी और उसका साइज़ को। जैसे अब यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं राइबोसोम्स का। यहाँ पे 2 यूनिट है, एक लार्ज यूनिट होती है और एक स्मॉल यूनिट होती है। जैसे यहाँ पे 60 और 40 है तो 60 लार्ज 40 स्मॉल यूनिट, 50 + 30 है तो ये लार्ज और ये स्मॉल यूनिट को जोड़कर एक नया यूनिट बना है। उसी तरीके से यहाँ पे ये कैसे जॉइंट होते हैं, ये लार्ज यूनिट है और ये स्मॉल यूनिट है, दोनों मिलकर क्या होगा, इस तरीके से फॉर्म कर लिया इसने। ये कुछ भी हो सकता है ये 60 हो और ये 40 हो, ठीक है, या फिर 50 और 30 हो। तो इस तरीके से ये राइबोसोम्स जो होते हैं, ये स्ट्रक्चर है राइबोसोम्स का, ये नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, ठीक है, यहाँ पे। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।